नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू पाठशाला 7 में। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे सामने इग्नू का स्टडी मटेरियल है यूनिट 4 और इसका नाम है मौलिक अधिकार। हम सब अपने अधिकारों की, अपने राइट्स की बात करते हैं। मेरा हक है, ये मेरा अधिकार है। लेकिन कभी सोचा है कि ये अधिकार आए कहाँ से, इनका मतलब क्या है और ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। इस चर्चा का मिशन है भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के ऐतिहासिक सफर को समझना, उनकी खासियतों को जानना और हाँ, जो 6 मुख्य अधिकार आज हमारे पास हैं, उन्हें खोल कर देखना। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि एक दिन संविधान बनाने वाले बैठे और बोले, चलो आज अधिकार लिखते हैं। बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत लंबी, लगभग 60 साल की जद्दोजहद का नतीजा था। इसकी जड़ें आपको मिलेंगी 19वीं सदी में, जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। अच्छा। उस वक्त भारतीयों की मांग बहुत सीधी सादी थी कि हमें भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो ब्रिटिश नागरिकों को उनकी अपनी जमीन पर मिलते हैं। मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक बुनियादी मानवीय सम्मान और बराबरी की लड़ाई थी। और ये मांगे सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं थी, है ना? सोर्स बताता है कि ये दस्तावेजों में भी आने लगी थी, जैसे 1925 का राष्ट्रमंडल विधेयक। हाँ, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, जिसे एनी बेसिन ने तैयार किया था। और कमाल की बात यह है कि 1925 में ही उसमें 7 मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। 7 अधिकार उस समय? हाँ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, कानून के सामने समानता और सोचिए, उस जमाने में भी मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के अधिकार की मांग थी। ये दिखाता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की सोच कितनी दूरदर्शी थी। इसके बाद जो बड़ा पड़ाव आता है वो है 1928 की नेहरू रिपोर्ट। मुझे ये हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है क्योंकि ये एक तरह का जवाब था, एक करारा जवाब था। अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भेजा और एक तरह से भारतीयों को चुनौती दी कि वो अपना संविधान बना ही नहीं सकते। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति ने स्वराज संविधान का पूरा मसौदा ही तैयार कर दिया। और उसकी खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि उसमें सिर्फ अधिकारों की एक लिस्ट नहीं थी, बल्कि उसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर जो जोर दिया गया था, उसने भविष्य के भारत की नींव रखी। एक धर्मनिरपेक्ष, एक समावेशी भारत की। सोर्स में आगे 1945 की सप्रू रिपोर्ट का जिक्र है और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इस रिपोर्ट ने अधिकारों को 2 हिस्सों में बांटने की बात की। ये क्या था? और ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कह सकते हैं दूरदर्शी कदम था। तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता वाली समिति ने पहली बार न्यायोचित यानी जस्टिशिएबल और गैर न्यायोचित यानी नॉन जस्टिशिएबल अधिकारों में फर्क किया। जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल मतलब ये कि संविधान बनाने वालों को पता था कि सबको रोजगार या समान काम के लिए समान वेतन जैसे अधिकार देना बहुत जरूरी है, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि देश के पास इतने संसाधन नहीं है कि ये अधिकार रातों रात लागू किए जा सके। तो ये एक तरह से तात्कालिक गारंटी और भविष्य के वादे के बीच एक संतुलन था। बिल्कुल। तो उन्होंने इन बड़े लक्ष्यों को गैर न्यायोचित बनाकर सरकार के लिए एक रोड मैप तैयार कर दिया, जो आज हमारे संविधान का भाग 4 यानी नीति निर्देशक सिद्धांत है। अच्छा। और न्यायोचित अधिकार वो थे जो हर नागरिक को तुरंत मिलने ही चाहिए थे, जिनके हनन पर वो सीधे अदालत जा सकता है। और यही बने हमारे संविधान का भाग 3 यानी मौलिक अधिकार। और आखिर में जब संविधान सभा बनी तो जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में एक उप समिति बनाई गई जिसने इन अधिकारों को अंतिम रूप दिया। हाँ, और उस समिति का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी फैसला था इन मौलिक अधिकारों को न्यायोचित बनाए रखना। इसी एक चीज ने इन अधिकारों को सिर्फ कागजी वादों से उठाकर असली ताकत दी। मतलब साफ था, अगर सरकार आपके इन अधिकारों को छीनती है तो आप सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि इन अधिकारों की बुनियाद क्या है और इनकी ताकत क्या है। अब चलते हैं असल मैदान में। वो 6 कौन से अधिकार हैं जो आज हर नागरिक को मजबूत बनाते हैं? वैसे मूल संविधान में तो 7 थे, है ना? हाँ, 7वां था संपत्ति का अधिकार, लेकिन 1978 में 44 संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। उसे हटाया क्यों गया? उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जमीनी सुधार और विकास की योजनाओं को लागू करने में ये अधिकार कई बार अड़चन बन रहा था। तो अब हमारे पास
6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए तो पहले से शुरू करते हैं। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, कानून के सामने सब बराबर है, पर इसका असल मतलब क्या है? मान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, मतलब कानून की नजर में न कोई अमीर है, न गरीब, न कोई बड़ा अधिकारी, न कोई आम नागरिक। इसका कोई उदाहरण? सोचिए, अगर देश के प्रधानमंत्री और एक आम नागरिक दोनों ट्रैफिक लाइट तोड़ते हैं तो कानून दोनों के लिए एक ही होगा। और इसी में अनुच्छेद 15 भी है, जो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। दुकानों, होटलों, कुओं पर जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल। और अनुच्छेद 17 को देखिए, छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये हजारों सालों से चली आ रही एक सामाजिक कुरीति पर संविधान का सबसे बड़ा प्रहार था। मतलब ये अधिकार सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति के भी औजार हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, अब दूसरे अधिकार पर आते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 हमें 6 तरह की आज़ादी देता है। इन्हें थोड़ा खोल कर समझते हैं। जरूर। ये 6 आजादियां लोकतंत्र की जान है। सोचिए, आप सरकार की किसी नीति से असहमत हैं। ठीक है। अनुच्छेद 19 आपको अधिकार देता है कि आप उसके खिलाफ एक ब्लॉग लिख सकें। ये हुई बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर आप अपने दोस्तों के साथ उस मुद्दे पर शांति से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर सकते हैं। ये हुई शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। और आप इस मुद्दे पर काम करने के लिए एक संगठन भी बना सकते हैं। ये हुई संघ बनाने की स्वतंत्रता। और बाकी 3? देश में कहीं भी आने जाने, बसने और कोई भी व्यापार या पेशा अपनाने की आजादी। ये सब इसी एक अनुच्छेद से मिलता है। हाँ, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आज़ादियाँ असीमित नहीं हैं। इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और इसी अधिकार समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसे सभी अधिकारों का केंद्र माना है। मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत ही व्यापक तरीके से की है। जी, जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका मतलब है गरिमा के साथ जीने का अधिकार। और इसी व्याख्या के तहत निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार और यहाँ तक कि त्वरित सुनवाई का अधिकार जैसे कई अधिकार मौलिक अधिकार बन गए हैं। वाह! अनुच्छेद 21 एक तरह से एक जिंदा पेड़ है, जिसकी शाखाएं समय के साथ और फैलती जा रही हैं। ये तो कमाल है। चलिए तीसरे अधिकार पर चलते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24। इसे संविधान की अंतरात्मा भी कहा जा सकता है। सही कहा। ये अधिकार सीधे सीधे समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24? वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या खदानों जैसे खतरनाक कामों में लगाने से रोकता है। ये अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि इंसानियत का सौदा ना हो। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत जैसे विविधता वाले देश में ये तो बहुत ही जरूरी है। बेहद जरूरी। ये हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की आजादी देता है। लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। और सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स भी नहीं लगा सकती। हाँ, ये हमारे देश के धर्म निरपेक्ष चरित्र को मजबूत करता है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29-30 ये खासतौर पे अल्पसंख्यकों के लिए है। ये क्यों इतना जरूरी समझा गया? क्योंकि संविधान निर्माता जानते थे कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ बहुमत का राज नहीं होता। लोकतंत्र की असली परीक्षा इस बात से होती है कि वह अपने अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। इसलिए ये अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने और अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का हक देता है, ताकि देश की सांस्कृतिक विविधता हमेशा जिंदा रहे। और अब आते हैं छठे और आखिरी अधिकार पर, जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यह संविधान का हृदय और आत्मा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32। मुझे यह हमेशा हैरान करता है कि इसे संविधान की आत्मा क्यों कहा गया। बाकी अधिकार भी तो जरूरी हैं। इसमें ऐसा क्या खास है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। सोचिए,
अगर आपके पास दुनिया के सारे अधिकार हों लेकिन उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ना हो तो तो वो सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे शब्द रह जाएंगे। बिल्कुल। अनुच्छेद 32 वही तरीका है, वही गारंटी है। ये खुद में एक मौलिक अधिकार है जो आपको दूसरे मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। इसके बिना बाकी पांचों अधिकार शक्तिहीन है। इसीलिए ये संविधान की आत्मा है। और इसी अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। ये क्या है? ये एक तरह के शक्तिशाली कानूनी आदेश हैं। 5 तरह के रिट होते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबिस कॉर्पस, जिसका लैटिन में मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। अच्छा। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट ये रिट जारी करके पुलिस को आदेश देता है कि उस व्यक्ति को तुरंत हमारे सामने पेश करो। ये व्यक्तिगत आजादी का सबसे बड़ा रक्षक है। तो ये तो हुआ जब किसी को गलत तरीके से पकड़ लिया जाए, लेकिन क्या हो अगर कोई सरकारी अफसर अपना काम ही ना कर रहा हो? क्या उसके लिए भी कोई उपाय है? बिल्कुल, उसके लिए है दूसरा रिट, परमादेश, मैंडेमस, यानी हम आदेश देते हैं। अगर कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य निभाने से मना कर दे तो सुप्रीम कोर्ट उसे वो काम करने का आदेश दे सकता है। और तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, जिसका मतलब है रोकना। ये ऊपरी अदालत निचली अदालत को तब जारी करती है जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रही हो। और बाकी दो? चौथा है उत्प्रेषण, सर्चुरारी। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी निचली अदालत से किसी केस के दस्तावेज अपने पास मंगवा सकता है। और पांचवा है अधिकार पृच्छा, क्वो वारंटू, यानी किस अधिकार से। इसके जरिए कोर्ट किसी व्यक्ति से पूछता है कि वो किस अधिकार से कोई सार्वजनिक पद धारण किए हुए हैं। तो ये पांचों रेट्स मिलकर न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का असली प्रहरी बनाते हैं। सही कहा। तो ये अधिकार बहुत मजबूत हैं। पर एक सवाल उठता है, क्या संसद इनमें बदलाव कर सकती है? क्या वो इन्हें छीन सकती है? यहीं पर मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की बात आती है। हाँ, और ये भारतीय लोकतंत्र की कहानी का एक बेहद नाटकीय अध्याय है। 1973 तक ये बहस चलती रही कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति बड़ी है या नागरिकों के मौलिक अधिकार। अच्छा। आखिरकार केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वो उसके मूलभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। और मौलिक अधिकार उसी मूलभूत ढांचे का हिस्सा हैं। बिल्कुल। मौलिक अधिकार, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा, ये सब संविधान की नींव के पत्थर हैं जिन्हें संसद भी नहीं हटा सकती। इस फैसले ने संसद की शक्ति पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। लेकिन हमने उचित प्रतिबंध की बात भी की थी। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा खतरनाक नहीं लगता? क्या सरकार देश की सुरक्षा के नाम पर किसी की भी बोलने की आजादी पर रोक नहीं लगा सकती? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और संविधान इसका जवाब भी देता है। पहली बात, प्रतिबंध उचित यानी रीजनेबल होने चाहिए, मनमाने नहीं। और कोई प्रतिबंध उचित है या नहीं, इसका फैसला सरकार नहीं बल्कि अदालतें करती हैं। मतलब न्यायिक समीक्षा की ताकत यहाँ काम आती है। बिल्कुल। और दूसरी बात, प्रतिबंध सिर्फ कुछ खास आधारों पर ही लगाए जा सकते हैं, जैसे देश की संप्रभुता और अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था। सरकार किसी भी बहाने से आपकी आजादी नहीं छीन सकती। ये सब कुछ संतुलन के बारे में है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के बीच एक नाजुक संतुलन। तो हमने देखा कि कैसे अधिकारों की एक मांग से शुरू हुआ सफर लगभग 60 सालों के संघर्ष के बाद संविधान में दिए गए 6 मजबूत, न्यायोचित और संरक्षित मौलिक अधिकारों तक पहुंचा। ये सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि एक गारंटी है। हाँ, और इनकी रक्षा की जिम्मेदारी खुद न्यायपालिका ने अपने कंधों पे ले रखी है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। संविधान में अधिकार लिख देना एक बात है और हर नागरिक तक उसे असल में पहुंचाना दूसरी बात है। सोचने वाली बात यह है कि संविधान का वादा तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हर नागरिक के लिए इन अधिकारों की जमीनी हकीकत क्या है? ये अधिकारों की लड़ाई 1950 में खत्म नहीं हुई। ये तो आज भी हर दिन, हर गली, हर दफ्तर और हर अदालत में जारी है। तो अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो हमारे चैनल IGNOU पाठशाला 7 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।